अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज की। और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पर एनश्राइंड है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो बेसिकली एक तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का काम करते हैं अगेंस्ट दी प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले तो कि इस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोमलगेट करने की क्या ज़रूरत थी, क्या नेसेसिटी थी हमारे यहाँ इंडिया में। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, यानी कि ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो पहले एग्जिस्ट कर चुके हैं रिलेटिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, एंड नाउ अ डेज विच लॉज आर एग्जिस्टिंग एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स given to the people, available to the people in case they have been arrested or detained under the preventive detention laws। तो हम उनके राइट्स और ग्राउंड्स को भी देखेंगे क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं। मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर ये क्लियर किया था कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1, 2 एंड क्लॉज 3 दे कम अंडर द एम्बिट जब राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात होती है अंडर ऑर्डिनरी लॉज। बट अगर हम बात करें आर्टिकल 22 क्लॉजेस 4 to 7 यानी कि 4, 5, 6 एंड 7, तो ये कंसर्न्ड होते हैं ऐसा कोई भी पर्सन के राइट्स से जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर डिटेन किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नीड ऑफ द प्रोमलगेशन ऑफ दिस लेजिस्लेशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन एज सच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसे एक एंटोनिम माना जाता है प्यूनिटिव एक्शंस का। प्यूनिटिव एक्शंस वो होते हैं जब आपने कोई एक्ट कमिट कर दिया है और उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाए, दैट इज द प्यूनिटिव एक्ट। पर प्रिवेंटिव इज समथिंग जो आपके द्वारा किसी एक्ट को करने के लिए एक लाइकलीहुड है, एक सस्पिशन है, अगर उसके बेसिस पे आपको अरेस्ट कर रहे हैं या डिटेन कर रहे हैं, देन इन दैट केस जो जिस तरह का डिटेंशन होगा वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाएगा। अब आपको ये डिस्कस करना है कि व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ द प्रोमलगेशन ऑफ दिस लेजिस्लेशन। सो द नेसेसिटी, क्योंकि जो हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज की इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, अगर आपने कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि इन वेरियस नेशन स्टेट्स या कंट्रीज जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं वो यूजुअली इमरजेंसी के टाइम पे प्रोमलगेट किए जाते हैं, अदरवाइज वॉर टाइम्स में प्रोमलगेट किए जाते हैं, और कुछ कंट्रीज में तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अनलॉफुल माना जाता है। पर इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है, एक लौती ऐसी कंट्री है जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन पीसफुल टाइम में भी प्रोमलगेट करने के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं या लेजिस्लेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। So let's see what was the need which compelled the constitution makers to go for this provision। नीड की अगर हम बात करें तो आप अगर इंडियन सोसाइटी को स्टडी करें, आप ऑब्जर्व करें तो इंडियन सोसाइटी इज अ कॉन्ग्लोमरेट सोसाइटी। यहाँ पर कई सारी लिंग्विस्टिक सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं, कई सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो और कई सारी कास्ट, कई सारी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तो उस टाइम पे जो सिचुएशन थी इंडियन टेरिटरी की, वो यहाँ पर हमारे खुद के ही सिटीजन्स के अंदर सेपरेटिस्ट भावना जन्म ले रही थी, और इसी एक पॉइंट को दबाने के लिए, इसी एक पर्टिकुलर इश्यू को दबाने के लिए किसी हद तक ये डिसाइड किया गया कि हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का प्रोमलगेशन करना पड़ेगा या हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ले डाउन करने पड़ेंगे। एंड दैट वाज द नीड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिस्ट 1 और लिस्ट 3 दोनों ही के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के प्रोमलगेशन की कुछ पावर्स स्टेट्स को दी हुई हैं। तो ये थी नीड हमारे इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन को ले आने की। डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी ये कहना था कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इट वॉज इन दी सीरीज ऑफ मेकिंग, तो उस टाइम पे जितने भी सेपरेटिस्ट फीलिंग या थॉट्स या आइडियोलॉजी वाले लोग थे इंडिया के अंदर,
उनको कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को डिसमिस करना, या हमारे जो डिफेंस सर्विसेज थे उनमें भी किसी ना किसी तरह की दखल लाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। और इन्हीं सारे इंटरेस्ट को कर्ब करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कहना था कि उस टाइम पे इट वॉज द नीड ऑफ द आवर कि हमारे यहाँ जितने भी अगर इस तरह की एक्सीजेंसीज अराइज होती हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक ऑर्डर टेम्पर होता है या किसी भी तरह की डिफेंस सर्विसेज टेम्पर होती हैं, तो उस सिचुएशन में इट वॉज द नीड ऑफ द आवर कि हम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनके ऊपर स्टेट के इंटरेस्ट को रखें। ओनली देन इट विल बी पॉसिबल जो हमारा इन्फेंट रिपब्लिक, जिसे कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस कोट के अंदर, कि जो हमारा इन्फेंट रिपब्लिक था उस टाइम पे, जो नया नया अभी जिसने जन्म लिया था, उस इंडिया को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के प्रोविजंस की बहुत ज़्यादा नीड थी। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे इनबिल्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके रिगार्ड में पतंजलि शास्त्री जस्टिस ने ये भी कहा था अंडर द केस ऑफ A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास कि ये जो सिनिस्टर लुकिंग फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड व्हाट इज दैट सिनिस्टर लुकिंग फीचर, द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इवन ड्यूरिंग द पीस टाइम। ये जो सिनिस्टर लुकिंग फीचर है दैट वॉज वेरी मच नीडेड एट दैट टाइम, एंड हेंस it can be said that it is very much constitutional. Now let's talk about the historical background of this preventive detention laws. ये जो historical background है ये बहुत ही लंबा है। इसको हम दो stages में, दो periods में divide कर सकते हैं। एक तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर सिर्फ दो लेजिस्लेशंस या रेगुलेशंस आप कह सकते हैं आते हैं, जिसमें से पहला है बंगाल रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1818। बेसिकली जो रेगुलेशंस थे ये प्रिजनर्स के लिए रेगुलेशन थे, और इन रेगुलेशंस के अंदर ये कहा गया था, ये प्रोवाइड किया गया था कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है मियरली ऑन द सस्पिशन दैट ही इज गोइंग टू एक्ट सबवर्सिवली। अगर वो हमारे नेशन को, हमारे स्टेट को किसी भी तरह का हार्म पहुंचाने वाले हैं, तो आप उस सस्पिशन पे भी, मियरली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, यू कैन गो एंड अरेस्ट दैट पर्सन। अब हम बात करते हैं दूसरे लेजिस्लेशन की। तो दूसरा था डिफेंस इंडियन एक्ट, और ये इसका जो रेगुलेशन 26 था, इसके अंदर ये कहा गया था कि अगर किसी भी तरह का सस्पिशन होता है या लाइक्लीहुड होता है कि कोई पर्सन स्टेट को हार्म पहुंचाने वाला है या उसकी किसी एक्टिविटी से हमारे स्टेट को, हमारे नेशन को किसी भी तरह का हार्म होने वाला है, तो उस सिचुएशन में दैट पर्सन कैन वेरी वेल बी अरेस्टेड। अब हम अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में देयर वाज अ सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन। तो पहला लेजिस्लेशन आता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ द ईयर 1950। इसके रिगार्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है दैट इज A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस के अंदर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था 1950 का, उसे चैलेंज किया गया था, सेइंग दैट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। पर कोर्ट ने हेल्ड किया दैट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, पर उसके कुछ प्रोविजंस को इनवैलिड हेल्ड कर दिया गया, और ये कहा गया कि उस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को एनश्राइन करना वाज द नीड ऑफ द आवर। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर जो एक्ट था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का, ये एक्सपायर हुआ इन द ईयर 1969, यानी कि ये 19 ईयर्स एग्जिस्टेंस में था। पर ये जितने भी टाइम एग्जिस्टेंस में था, इसमें सेवरल अमेंडमेंट्स किए गए। अब आपको पूछने की ज़रूरत पड़ती है कि ये अमेंडमेंट्स किस लिए किए गए होंगे। ये अमेंडमेंट्स सिर्फ इस एक्ट के एक्सपेंशन, यानी जो इसका एनफोर्समेंट का जो टाइम पीरियड था कि ये 2 साल तक के लिए रहेगा या 3 साल तक के लिए रहेगा, इस टाइम पीरियड को टाइम टू टाइम रिन्यू करने के लिए ये सारे अमेंडमेंट्स किए गए, और फाइनली ये एक्ट 1969 में अबॉलिश हो गया, ये खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। इसके बाद आता है मीसा एक्ट। व्हाट इज मीसा? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ द ईयर 1971। ये बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन था आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, और ये भी अबॉलिश हो गया अपने 7 साल के बाद, दैट इज 1978 में मीसा वॉज ऑल्सो अबॉलिश्ड।
इसके बाद एग्जिस्टेंस में आते हैं कॉफी पोसा। व्हाट इज कॉफी पोसा? कॉफी पोसा इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया 1974 में एंड इट कंटिन्यूड टिल डेट। इसके बाद आया द इनफेमस टाडा एक्ट। व्हाट इज टाडा? टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एग्जिस्टेंस में आया 1985 के अंदर। इसमें कई बार रिन्यूएशंस किए गए, जैसे कि ईयर 1989 में, 1991 में, 1993 में। पर 1995 में ये पर्टिकुलर एक्ट लैप्स कर गया एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस लैप्सिंग? बिकॉज इसने बहुत ज़्यादा अनपॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। और वो अनपॉपुलैरिटी का वजह क्या था? यानी कि इसके रिगार्ड में एक चीज़ कही जाती थी कि ये एक अब्यूजिव एक्ट है। रीज़न बीइंग, सबसे मेन अब्यूजिव प्रोविजन क्या था इसके अंदर कि अगर किसी भी तरह का कन्फेशन पुलिस कस्टडी के अंदर किया जा रहा है, although it has been done under the torture, under the police custody and being under the torture of the police, but वो कन्फेशन फिर भी एडमिसिबल था एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था, ऐसा कंटेंडेड था, और इसीलिए फाइनली 1995 में लैप्स कर गया। इसके बाद आता है आपका पोटो। व्हाट इज पोटो? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस ऑफ द ईयर 2001। और फिर इसके बाद आता है पोटा। व्हाट इज पोटा? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज एक्ट। बेसिकली ये एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा तो सपोर्ट किया गया था, बट इट वाज स्क्रैप्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट। तो उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट लेजिस्लेशन है दैट इज यूएपीए। व्हाट इज यूएपीए? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ द ईयर 2008। एंड वाई डिड इट कम टू एग्जिस्टेंस? रीजन बीइंग, जब हमारे यहाँ 26/11 दैट इज नवंबर 26, 2008 को जब बॉम्बे में कुछ अटैक्स हुए थे, उसके बाद ही ये लेजिस्लेशन एग्जिस्टेंस में आया। अब हम बात करते हैं दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स की। अब वो स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या कहते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ईविल है। Why is it an evil? Is it actually an evil or not? इसके रिगार्ड में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ईविल है, इसके जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लाई नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई नहीं करते हैं। पर कुछ लोगों का कहना है कि इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी इन कंट्री लाइक इंडिया। तो हम उस थॉट की बात करेंगे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक ईविल की तरह कंसिडर करता है। व्हाट आर द रीजंस और व्हाट आर द रीजनिंग क्या है उन लोगों की, हम उसकी बात में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो वो देते हैं वो ये है कि आर्टिकल 22 को कभी भी एग्जिस्टेंस में लाया जा सकता है। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है, चाहे वो वॉर टाइम हो या फिर पीस टाइम हो। और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली एक्सप्रेसली अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो डिटेन किया जा सके विदाउट एनी चार्ज और ट्रायल। और ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही सीवियर ब्लो है हमारी पर्सनल लिबर्टीज़ को। ये इस स्कूल ऑफ थॉट का कहना है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक ईविल कंसिडर करता है। दूसरा प्रोविजन जो ये बताते हैं कि हम आर्टिकल 4 ऑफ ICCPR दैट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल 4 है उसका कहना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे प्रोमलगेट किए जाने चाहिए। पर हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन इवन इन पीसफुल टाइम भी प्रोमलगेट किया जा सकता है, इसलिए ये अगेन इट इज कंसिडर्ड एज एन evil. The third part which it says that कि preventive detention एक evil की तरह है वो है कि हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज किसी भी तरह की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं कि पुलिस कस्टडी या डिटेनमेंट के अंदर थोड़ा सा कम टॉर्चर हो या टॉर्चर ही ना हो, या फिर जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता है डिटेन्ड पर्सनस का वो भी ना हो। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग किसी भी तरह के प्रोसीजरल फॉर्मेट्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं और इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन अगेन एक ईविल की तरह है। जो फोर्थ पॉइंट ये बताते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज करके कई बार दलित्स और माइनॉरिटीज़ को अब्यूज़ किया जाता है और इसी के रिगार्ड में ये भी कहा जाता है कि एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और इसीलिए
ये एक ईविल की तरह काम करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉस के अंदर जो स्टेट्स को पावर दी गई है कि वो अपने यहाँ अपने स्टेट्स के सिचुएशन के हिसाब से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस बना सकते हैं, ये एक पावर भी कई बार मिसयूज़ की जाती है स्टेट्स के द्वारा, और इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस बेसिकली एक तरीके से ईविल कंसिडर किए जाते हैं। Now let's talk about the constitutional safeguards which have been given against the preventive detention, against any person, the constitutional safeguards given by the constitution to the persons who have been detained under the preventive detention laws. इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है, उसका रिव्यू है। दूसरा कि जैसे ही किसी पर्सन को किसी अथॉरिटी के द्वारा डिटेन किया जाता है तो उसे ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताने होते हैं, कम्युनिकेट करने होते हैं एज सून एज मे बी पॉसिबल। जो तीसरी चीज है वो ये कि जो डिटेन्यू है, दैट इज द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड, उस डिटेन्यू को एक राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो ये 3 राइट्स, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं उन सारे लोगों को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर डिटेन किए जाएंगे। अब हम इन पर्टिकुलर क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। ये कंपोज्ड हैं, कंप्राइज्ड हैं अंडर आर्टिकल 22 क्लॉजेस 4 to clause 7. So let's talk about these constitutional safeguards in detail. So the first constitutional safeguard is the review by advisory board, यानी कि जो डिटेंशन किया गया है अगर उसको बढ़ाना है तो वहाँ पर एक एडवाइजरी बोर्ड कंप्राइज की जाती है, बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उस एडवाइजरी बोर्ड को अपना एक ओपिनियन देना होता है, क्या ये डिटेंशन जस्टिफाई है, क्या ये जो डिटेंशन आगे बढ़ाने के लिए प्रपोज किया गया है वो एक जस्टिफाइड क्राइटेरिया है या नहीं है। और अगर ये एडवाइजरी बोर्ड ओपाइन करती है कि ये जो एक्सटेंशन है डिटेंशन का ये जस्टिफाइड है, देन इन दैट केस एक्सटेंशन बढ़ाया, इस डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिव्यू ऑफ एडवाइजरी बोर्ड है, इट हैज़ बीन कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 4। इस क्लॉज के अंदर बेसिकली इस क्लॉज को हमें 2 तरीके से पढ़ना है। पहला, प्रायर टू द अमेंडमेंट, और वो अमेंडमेंट कौन सा है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जो दूसरी स्टेज होगी वो पोस्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो पोजीशन थी क्लॉज 4 की वो ये थी कि किसी भी पर्सन को जिसे डिटेन किया गया है उसका डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा विदाउट हैविंग ऑब्जर्व द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने कह दिया कि ये इसका डिटेंशन बढ़ाना चाहिए, देन इन दैट केस उसका डिटेंशन बढ़ाया जा सकता है, पर अदरवाइज 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के अंदर डिटेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट अमेंडमेंट व्हाट वाज द सिचुएशन की क्लॉज 4 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया एक नए क्लॉज से, सेइंग कि ये जो किसी भी पर्सन का डिटेंशन है उस डिटेंशन को आप जो मैक्सिमम पीरियड पहले 3 महीने का था अब उसे घटा करके 2 महीने कर दिया गया, यानी कि आप 2 महीने तक तो किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के अंदर डिटेन कर सकते हो, पर अगर आपको ये डिटेंशन का टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो उस सिचुएशन में आपको जो एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उस एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन ऑब्जर्व करना होगा। और अगर उनके ओपिनियन पे ऐसा पॉसिबल है कि उस पर्सन का डिटेंशन आगे बढ़ाया जा सके तो उस सिचुएशन में उस पर्सन का डिटेंशन आगे 2 महीने से ऊपर बढ़ाया जा सकता है। इस अमेंडमेंट के बाद जो एडवाइजरी बोर्ड था इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ बदलाव हुए। अब एडवाइजरी बोर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक चेयरपर्सन और 2 अदर मेंबर्स, यानी कि टोटल 3 मेंबर्स। अभी जो चेयरपर्सन है ये कौन होगा, ये एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज होगा, और वो हाई कोर्ट कौन होनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट से यहाँ पर मतलब ये है कि केस जिस भी जुरिडिक्शन से रिलेटेड होगा वहां से रिलेटेड जो हाई कोर्ट होगी, अगर वहां पर एडवाइजरी बोर्ड बन रहा है तो उस हाई कोर्ट का एक जो सिटिंग जज होगा वो प्लस 2 अदर मेंबर्स, और दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड नाउ आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब अगर हम बात करें कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है इन्हें कम्युनिकेट करने की, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 5
दो तरीके के राइट्स प्रोवाइड करता है। पहला कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है, जैसे ही आप पर्सन को डिटेन करते हो, आपको उसे एज सून एज मे बी you will have to communicate these grounds of arrest or the detention to the detenue, that is that person who has been detained under the preventive detention laws. जो दूसरा राइट है वो ये है कि आपको राइट्स का ग्राउंड्स कम्युनिकेट करने के साथ साथ ही उस डिटेन्यू को अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टू मेक हिज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये जो उसके डिटेंशन ऑर्डर है उसके अगेंस्ट वो अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना केस प्रेजेंट कर सके, इसकी भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और दैट अपॉर्चुनिटी शुड बी एज अर्लीस्ट एज possible. So these are the rest available rights of the constitutional safeguards which have been given under the Constitution Article 22 Clause 4 and 5. अगर हम बात करें इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, तो इसके एक्सेप्शंस को कंटेन किया गया है आर्टिकल 22 क्लॉज 6 के अंदर। इसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर किसी भी तरह के डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो हम ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताने वाले हैं डिटेन्यू को, अगर मेरे इन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स से पब्लिक इंटरेस्ट को किसी भी तरह का हार्म पहुंचता है या स्टेट पे किसी भी तरह की मुसीबत आ सकती है, तो उस सिचुएशन में आप उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने के लिए लाइबल नहीं हो। यानी कि अगेन द पब्लिक इंटरेस्ट हैव बीन केप्ट एट द मोस्ट अबव पेडेस्टल, और उसको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे हमेशा ऊपर रखा गया है। सो दिस हैज बीन द एक्सेप्शन विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 6. सो एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क व्हाट कैन यू से? यू कैन से वेरी वेल कि जो हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं वो एक तरीके से नेसेसरी एविल के काम करते हैं, क्योंकि हमारी तरह की जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, कम्युनिटीज़ के लोग हैं, यहाँ पर हमारे खुद के ही सिटीजन्स कई बार सेपरेटिस्ट थॉट्स या आइडियोलॉजी के शिकार हो जाते हैं, और उसी के रिगार्ड में कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन पर्सन को डिटेन करना पड़ता है, सो दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कैन बी saved, and hence you can conclusively write that preventive detention is a necessary evil. This is all for the day. Thank you so much.